साथियों आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों मॉडल पेपर नंबर 2। साथियों पहला मॉडल पेपर हम कर चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथियों इस मॉडल पेपर का मुख्य उद्देश्य है आपकी 20 अगस्त को होने वाली सी टेट परीक्षा की तैयारी को मजबूती प्रदान करना। साथियों इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे, मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे, साथियों चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे और साथियों इन्वायरमेंट स्टडी के भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर सेकंड के साथियों अंतर्गत हिंदी पेडागोजी यानी साथियों हिंदी शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन। ये रहा साथियों हिंदी पेडागोजी का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, व्याकरण को महत्व देना, विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, विद्यार्थी को भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग करने योग्य बनाना। बताइए साथियों व्याकरण की जो अनुवाद विधि है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है। इस तरह पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो आपको सीधा सीधा पूछ लिया गया है व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। जबकि यह क्वेश्चन कहना जा रहा है व्याकरण की जो अनुवाद विधि है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है। तो साथियों क्या सम्मिलित नहीं है जो व्याकरण की अनुवाद विधि में है? मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, यह बिल्कुल सम्मिलित है। व्याकरण को महत्व देना, साथियों व्याकरण की अनुवाद विधि है तो व्याकरण को महत्व मिलेगा ही मिलेगा। विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, यह साथियों व्याकरण की अनुवाद विधि की विशेषता या अनुवाद विधि में सम्मिलित नहीं है। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों संप्रेषण की, तो संप्रेषण क्या होता है साथियों? विचारों के आदान प्रदान की क्रिया। क्या साथियों? विचारों के आदान प्रदान की क्रिया संप्रेषण कहलाती है। साथियों जिस बालक में साथियों स्वलीन विकार होता है, कौन साथियों? स्वलीनता विकार होता है, वह बालक संप्रेषण सही तरीके से नहीं कर पाता। इस चीज को भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वह ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 साथियों, पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की कठिनाइयों, उनके ज्ञान में रिक्तता तथा कौशल में कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया है, उसे क्या कहते हैं? साथियों पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थियों को क्या कठिनाई आ रही है, उनके ज्ञान में क्या रिक्तता है यानी क्या कमी है तथा कौशलों में कमी क्या है, इसको ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया था। उसका क्या नाम है साथियों? उपलब्धि परीक्षण, प्रवीणता परीक्षण, श्रेणी परीक्षण या निदानात्मक परीक्षण। बताइए साथियों। तो साथियों उस परीक्षण का नाम है निदानात्मक परीक्षण, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, यह एक लक्षण हो सकता है किस चीज का? साथियों एक अध्यापक है, मान लीजिए आप एक अध्यापक के रूप में कक्षा में पढ़ा रहे हैं और आपका ध्यान जाता है एक बच्चे के ऊपर, उसको साथियों भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है, तो आइए साथियों किस प्रकार का लक्षण है? गणना में अक्षमता का, जिसको साथियों डिस्कैलकुलिया बोला जाता है, लिखने में अक्षमता का जिसे डिस्ग्राफिया बोला जाता है, प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता का जिसे डिस्प्लेक्सिया बोला जाता है, पढ़ने में अक्षमता का जिसे डिसलेक्सिया बोला जाता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर साथियों हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? पढ़ने में अक्षमता यानी साथियों डिसलेक्सिया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 साथियों, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजना बच्चों के द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती हैं, जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती हैं। बताइए साथियों सभी बच्चे किन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित महसूस करते हैं? तो साथियों जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण गतिविधियां होती हैं उनके द्वारा क्या होता है, बच्चे कैसा अब महसूस करते हैं? अभिप्रेरित महसूस करते हैं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों, भाषा के क्रियात्मक पहलू को भाषा अधिगम के साथ बढ़ावा मिलता है। संप्रेषणात्मक उपागम को बढ़ावा मिलता है, संरचनात्मक उपागम को, रचनात्मक उपागम को या परंपरागत उपागम को। बताइए साथियों भाषा के क्रियात्मक पहलू के साथ भाषा अधिगम के किस उपागम को बढ़ावा मिलता है? तो साथियों किस उपागम को? संप्रेषणात्मक उपागम को बढ़ावा मिलता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों, माफ करिए क्वेश्चन नंबर 6,
बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि वे अपनी भाषा नहीं जानते, वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, वे अपनी भाषा का व्याकरण नहीं जानते, वे अपनी भाषा का साहित्य जानते हैं। बताइए, बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि, बताइए कि क्या, कि वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सुनना और दोहराना, कविता सुनना, सुनने में रुचि और धैर्य, कहानी सुनना। बताइए, सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो सकता है? तो साथियों, जो सुनने की कुशलता है इसमें एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सुनने में रुचि और धैर्य। साथियों, सुनने की कुशलता आप किसे कहेंगे? यदि कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है, मान लीजिए कोई भाषण दे रहा है या शिक्षक क्लास में कुछ समझा रहा है, यदि बालक उसको रुचि और धैर्य से सुनेगा ही नहीं तो उसको सुनने की कुशलता नहीं कहा जाएगा। यानी सुनने की कुशलता के अंतर्गत रुचि और धैर्य आते हैं सुनने में, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, साहिल तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह एक घातक प्रक्रिया है, हिंदी भाषा सीखने में बाधक है, हिंदी भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। बताइए, साहिल साथियों एक विद्यार्थी है, तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा का क्या करता है? प्रयोग करता है। यह प्रक्रिया क्या है? तो साथियों, यह जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बुनियादी स्तर पर शिक्षार्थियों को विद्यालय में उनके घर की भाषा में पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाएगा। विद्यालयी भाषा सीखना कम महत्व रखता है, यह विद्यालयी भाषा में नए ज्ञान को संप्रेषित करती है, यह कक्षा में चुप्पी को बढ़ावा देती है। बताइए साथियों, बुनियादी स्तर यानी प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को विद्यालय में उनके घर की भाषा में पढ़ाना चाहिए, ऐसा साथियों हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कहती है। लेकिन ऐसा हमें क्यों करना चाहिए? साथियों, ऐसा हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि साथियों यह उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को क्या करता है? बढ़ाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 साथियों, नारियल वाले भीखू भाई की बातचीत को अपने घर की बोली में लिखो। यह प्रश्न डाट डाट को पोषित करता है। साथियों, अध्यापक अपने बच्चों से कहते हैं कि नारियल वाले जो भीखू भाई हैं उनकी बातचीत को आप अपने घर की भाषा में लिखिए। साथियों, यह किस चीज़ को प्रोत्साहित करता है या साथियों पोषित करता है? बोलियों को, बहुभाषिता को, भाषा परीक्षा को या लेखन क्षमता को? बताइए। तो साथियों, यह किस चीज को प्रेषित करता है? बहुभाषिता को प्रेषित करता है, क्योंकि जितने भी कक्षा में साथियों विद्यार्थी होंगे वह सभी अपनी अपनी भाषाओं में उसको लिखेंगे, यानी बहुभाषिता को बढ़ावा मिलेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पठन के द्वारा जनार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना प्राथमिक स्तर का भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है या सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है? बताइए साथियों, पठन के द्वारा जनार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना प्राथमिक स्तर का भाषा शिक्षण का क्या है साथियों? तो साथियों, यह भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कोई साथियों विद्यार्थी विशेष की समस्या को पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण विधि में सुधार डॉट डॉट का एक महत्वपूर्ण अंग है। पोर्टफोलियो का, जांच सूची का, परीक्षा का या आकलन का? बताइए साथियों, कोई विशेष विद्यार्थी है जिसकी समस्या को पहचान कर उसके अनुसार अपनी शिक्षण विधियों में सुधार एक महत्वपूर्ण किस चीज का अंग है? आकलन का, जांच सूची का, परीक्षा का या साथियों पोर्टफोलियो का? तो साथियों, यह जो है आकलन का एक महत्वपूर्ण अंग है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 13, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या दर्जा दिया गया है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सहराजभाषा या शास्त्रीय भाषा? बताइए साथियों, बात करें संविधान की तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। कितनी भाषाओं का साथियों? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। साथियों, जब मूल संविधान की बात करें, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें कुल 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। बाद में साथियों 21वें संविधान संशोधन से एक भाषा को जोड़ा गया, फिर साथियों 71वें संविधान संशोधन से 3 भाषाओं को जोड़ा गया और साथियों फिर 92वें संविधान संशोधन से 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इस प्रकार से साथियों वर्तमान
वर्तमान में जो हमारे संविधान में है कुल 22 भाषाएं हैं। साथियों हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा एक राजभाषा के रूप में संविधान में वर्णित है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 14, एक अध्यापिका, साथियों एक अध्यापिका अपनी कक्षा को 4-4 के समूह में बांट देती है तथा मानस मंथन और चर्चा के द्वारा वह प्राकृतिक दृश्यों, इमारतों, व्यक्ति जैसी थीम पर प्रश्नों के माध्यम से विचार एकत्रित करने के लिए कहती है और इन पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है। यह कार्य किस रूप में जाना जाता है? परियोजना कार्य, प्रदत्त कार्य, बोलना तथा लिखना कार्य या फिर भ्रमण? बताइए साथियों। एक अध्यापिका हैं, वह अपनी कक्षा में जो बच्चे हैं उनको 4-4 के समूह में क्या करती हैं? बांट देती हैं। और साथियों विचार मंथन या मानस मंथन और चर्चा के द्वारा जो प्राकृतिक दृश्य हैं, इमारतें हैं, व्यक्ति हैं, इन सभी थीमों पर प्रश्न के माध्यम से विचार एकत्रित करने के लिए कहती हैं और इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट भी तैयार करने के लिए कहती हैं। तो साथियों यह किसके अंतर्गत आएगा? यह साथियों परियोजना कार्य के अंतर्गत आएगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, साथियों चौमस्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह कहलाता है व्याकरण की पेटी, सार्वभौमिक व्याकरण, एकीकृत व्याकरण या नियम पुस्तिका? बताइए साथियों। सार्वभौमिक व्याकरण का कॉन्सेप्ट या सिद्धांत के बारे में किसने बताया है? तो नोम चॉम्स्की महोदय ने बताया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर भी ऑप्शन बी सार्वभौमिक व्याकरण हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 16, आज अचानक से शब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चे डॉट डॉट के माध्यम से शब्द पसंद करते हैं। क्या साथियों? माफ करिएगा, शब्द संपदा सीखते हैं। पुस्तक के सस्वर वाचन, पृथक रूप से शब्द सिखाने की तकनीक पढ़ाने, पठन सामग्री की समझ के लिए उन विशेष शब्दों को पढ़ाना जो पठन सामग्री में आए हैं, शिक्षक द्वारा चयनित नए शब्दों के अर्थ याद करने में। बताइए साथियों, अचानक से शब्दों का सीखना तब घटित होता है जब बच्चे डॉट डॉट के माध्यम से शब्द संपदा सीखते हैं। साथियों किसके माध्यम से? जब पुस्तक के सस्वर वाचन के माध्यम से सीखते हैं, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 17, निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? भाषा एवं शब्द भंडार, विषय वस्तु, शैली एवं योजना, मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा है जो उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत गुण या मानदंड नहीं है या मापदंड नहीं है? तो साथियों मुद्रण और जिल्द चढ़ाना यह क्या है? मूलभूत गुण नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों एक जो उत्तम पाठ्य पुस्तक होगी उसमें भाषा एवं शब्द भंडार होगा, विषय वस्तु भी होगी, शैली और योजना भी होगी, परंतु साथियों जो मूलभूत चीजें हैं वही यही तीनों हैं, बल्कि मुद्रण और जिल्द चढ़ाना ये मूलभूत प्रक्रिया चीज नहीं है, वस्तु नहीं है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहता है या कहती है। क्या साथियों? कहता है या कहती है कि वे उस पाठ के अंत को अपने अनुसार पूर्ण करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? अनुभव आधारित गतिविधि, समूह कार्य, लेखन गतिविधि या अंतर्बोध आधारित गतिविधि? बताइए साथियों। एक अध्यापक या अध्यापिका हैं जो साथियों किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग क्या करते हैं? स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़ते हैं अपने विद्यार्थियों के सामने और फिर उनसे कहते हैं कि इस पाठ का अंत को आप अपने अनुसार पूर्ण करें। तो साथियों यह किस प्रकार का कार्य है? तो साथियों यह एक अनुभव आधारित गतिविधि है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा अर्जन का अर्थ है किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखना, किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना, किसी भाषा को औपचारिक परिवेश में सीखना, सायास सीखना यानी अचानक सीखना, भाषा के बारे में सीखना। बताइए भाषा अर्जन का क्या अर्थ है? तो साथियों जो भाषा अर्जन का अर्थ है वह है किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना, भाषा अर्जन कहलाता है। और साथियों भाषा अधिगम क्या कहलाता है? जब साथियों विद्यालय में जो भाषा सीखी जाती है वह भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों औपचारिक परिवेश में सीखना क्या कहलाता है? भाषा अधिगम कहलाता है और अनौपचारिक परिवेश में सीखना भाषा अर्जन कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20,
निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? उच्चारण में सुधार, शब्द संपदा में सुधार, वर्तनी में सुधार या लिखावट में सुधार? बताइए। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश में सहायता नहीं मिलेगी? तो साथियों लिखावट में सुधार के लिए शब्दकोश में यानी साथियों डिक्शनरी में सहायता नहीं मिलेगी। वर्तनी में सुधार के लिए डिक्शनरी में सहायता मिलेगी। शब्द संपदा में भी सुधार होगा, उच्चारण में भी सुधार होगा, परंतु लिखावट में सुधार के लिए शब्दकोश में सहायता नहीं मिलेगी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 21, यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरार्थी शब्द जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? शब्दकोश की, संकलन की, शब्द समूहों का सूचीकोश या उच्चारण निर्देशिका की? बताइए साथियों। यदि आप शब्दों के बारे में सिर्फ समानार्थी शब्द और विपरार्थी शब्द यानी साथियों विलोम शब्दों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? साथियों किसकी आवश्यकता पड़ेगी? शब्द समूहों का सूचीकोश जो होगा उसकी आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सुश्री परवीन की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराएं। सुश्री परवीन डॉट डॉट अनुसरण कर रही हैं। अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल को, अपनी कक्षा में वार्तालाप ड्रिल को, ड्रिल मतलब साथियों अभ्यास, अपनी कक्षा में पूरा करने की ड्रिल को, अपनी कक्षा में विकल्प ड्रिल को? बताइए साथियों। सुश्री परवीन कक्षा में यह चाहती हैं कि बहुत से जो विद्यार्थी हैं अपेक्षा करती हैं उनसे कि उनके पीछे पीछे चीज़ों को दोहराएं। तो जो परवीन जी हैं वह किस चीज़ का अनुसरण कर रही हैं? तो साथियों वह अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल यानी अभ्यास को क्या कर रही हैं? अनुसरण कर रही हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 साथियों, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता है, यह बच्चे के सचेत प्रयासों के पश्चात अर्जित होती है? बताइए। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा कथन है जो सही है? तो साथियों जो प्रथम भाषा अर्जन है यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 साथियों, पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए भाषा की कोई भूमिका नहीं है, भाषा सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है, भाषा मात्र एक पहलू है, भाषा विकास का अंग नहीं है? बताइए साथियों पियाजे के अनुसार समग्र बौद्धिक विकास के लिए भाषा के संबंध में क्या विचार है? तो साथियों पियाजे का जो विचार है उनका मानना है भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 25, नाम चौमस्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। संकेत भाषा के रूप में, सार्वभौमिक व्याकरण के रूप में, बुनियादी शिक्षा या व्यवहारिक विज्ञान के रूप में? बताइए। नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। तो साथियों भाषा कैसे कार्य करती है? सार्वभौमिक व्याकरण के अनुसार। सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत किसने दिया है? नॉम चॉम्स्की ने दिया है, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर साथियों 26, कौन से उपागम के अंतर्गत सावधानी पूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है? कौशल आधारित उपागम, रचनावादी उपागम, संरचनात्मक उपागम या संप्रेषणात्मक उपागम? बताइए। कौन से उपागम के अंतर्गत सावधानी पूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है? साथियों जो संरचनात्मक उपागम होता है इसके अंतर्गत साथियों चयनित और स्तरवार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 साथियों, कक्षा 4 की एक विद्यार्थी एक पठन सामग्री पढ़ लेती हैं और उस पर आधारित कार्य भी कर लेती हैं, यह सब अपनी माँ की पसंद से कर पाती हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार उसकी माँ उसके कार्य में क्या कर रही हैं? सहारा दे रही हैं, कोचिंग कर रही हैं, ट्यूटरिंग कर रही हैं, प्रशिक्षण दे रही हैं? बताइए साथियों। कक्षा 4 की एक शिक्षार्थी हैं, वह एक पठन सामग्री पढ़ लेती हैं और उस पर आधारित कार्य भी कर लेती हैं, यह सब वह अपनी माँ की मदद से कर रही हैं, अर्थात साथियों माँ क्या कर रही हैं? माँ सहारा दे रही हैं, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों, सहारा देना क्या होता है साथियों? पाड़ कहलाता है, पाड़ या स्कैफोल्डिंग कहलाता है, ये चीज भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भाषा का व्याकरण
कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अलग से अभ्यास करके, व्याकरणिक संकल्पनाओं को कंठस्थ करके, संरचनात्मक उपागम को अपनाकर। बताइए, भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है? तो साथियों, पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके अच्छे से सीखा जा सकता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है को क्या कहेंगे? लेखन वैकल्य कहेंगे, क्रिया वैकल्य कहेंगे, गणन वैकल्य कहेंगे या वाचन वैकल्य? बताइए साथियों, लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है, इसको क्या कहा जाएगा? तो साथियों, इसको क्या कहा जाएगा? इसको लेखन वैकल्य या डिस्ग्राफिया कहा जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 साथियों, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की के से, पियाजे से, चॉम्स्की से या ब्रूनर से? बताइए, किसने कहा था कि मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं? तो साथियों, यह बात चॉम्स्की महोदय ने कही थी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अब हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम देखने वाले हैं मैथ पेडागोजी यानी साथियों गणित शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, क्वेश्चन नंबर 31, नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है? साथियों, ऐसा कौन सा क्रियाकलाप है निम्नलिखित विकल्पों में से जो कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि करेगा, यानी साथियों उसको बढ़ा देगा? कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत दिए गए हों। कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों स्कूलों की सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलापों के प्रतिभाशाली छात्र हों। कक्षा में संख्या और प्रचालन विषय पर पहेली प्रतियोगिता आयोजित कराना। कोई कार्यपत्रक जिसमें चार मूल प्रचालनों पर समस्याएं जैसे ज्ञात कीजिए 25 × 34 451/11 आदि दी गई हों। बताइए साथियों, कौन सा क्रियाकलाप है जो कक्षा 3 के छात्रों के समस्याओं को हल करने की कुशलता को बढ़ा देगा या डबल कर देगा? तो वह साथियों ऑप्शन बी, कोई सामूहिक परियोजना तैयार करना जिसमें साथियों प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों, ये 4 सदन कौन कौन से हैं साथियों? खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलापों में प्रतिभाशाली छात्र हों। साथियों, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? साथियों, एक बच्चे से यह पूछा गया कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसने साथियों क्या बताया कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो साथियों, क्षेत्रफल की जो अवधारणा है उसमें बच्चे की समझ के बारे में क्या कह सकते हैं आप? तो साथियों, बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है। बताइए साथियों, एक बच्चे से साथियों पूछा जाता है कि क्षेत्रफल क्या है, तो साथियों उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो साथियों, बच्चे ने किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग में लिया है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 33, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? योग, व्यकलन, स्थानीय मान या गुणा? बताइए, एक संख्या का दशमलव निरूपण करने के लिए या निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का होना आवश्यक है? तो साथियों, स्थानीय मान की जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है। जब साथियों आपको स्थानीय मान की जानकारी होगी तभी तो आप साथियों, मान लीजिए आपको कोई संख्या दी जाती है 1 2 3 4 5, तो साथियों आपसे कहा जाता है कि तीसरे स्थान पर दशमलव लगाया जाए, तो आप साथियों स्थानीय मान के अनुसार ही तो दशमलव लगाएंगे यहाँ पर।
इसलिए साथियों स्थानीय मान का ज्ञान होना आवश्यक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। बताइए, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ानी है तो उसके लिए एक शिक्षक को कौन सी सामग्री कक्षा में ले जानी चाहिए। सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर और दूसरी तरफ मीटर हो, विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। बताइए साथियों, कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ानी है तो शिक्षक के रूप में आप कौन सी सामग्री कक्षा में लेकर जाएंगे। तो साथियों आप कौन सी लेकर जाएंगे, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर लेकर जाएंगे, नापने वाली छड़ लेकर जाएंगे, नापने वाली पट्टी जो साथियों वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, इन सभी को आप लेकर जाएंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना, अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। बताइए, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि कौन सी है। तो साथियों यह गतिविधि है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 36, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, हर कोई गणित सीख सकता है। बताइए साथियों कौन सा कथन है जो गणित सीखने के संबंध में बिल्कुल सही है। क्या साथियों गणित एक कठोर अभ्यास के द्वारा सीखा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ साथियों अभ्यास के द्वारा नहीं सीखा जा सकता। हालांकि गणित में अभ्यास की आवश्यकता होती है लेकिन केवल अभ्यास के द्वारा ही आप गणित नहीं सीख सकते। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। क्या साथियों गणित एक कठिन विषय है तो गणित क्या कठिन एक कठिन विषय के रूप में आप जानेंगे सीखने के लिए। तो बिल्कुल नहीं साथियों, सीखा कुछ भी जा सकता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कठिन होती है, आप कुछ भी सीख सकते हैं। साथियों आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ये क्या है साथियों, एक रूढ़िबद्ध धारणा है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। साथियों ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हर कोई गणित सीख सकता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, योग और व्यकलन पर आधारित शब्दों के दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। साथियों योग और व्यकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक कौन कौन से हैं। सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण, सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना, सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना, गलत आंशिक रूप से सही पूर्णतः सत्य है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की साथियों पहचान करना, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं। वे हैं कमजोर गति कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल, कमजोर शाब्दिक चाक्षुष श्रव्य और कार्यकारी स्मृति, कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक
संगठन और चाक्षुष समन्वयन, कमजोर भाषा प्रकरण योग्यता जैसे अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और श्रव्य प्रकरण। बताइए साथियों, एक बच्चा है जो साथियों संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में क्या करता है, कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका क्या निहितार्थ है कि विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं। कौन सी विशिष्ट बाधाएं हैं जो उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं? तो साथियों कमजोर चाक्षुष प्रकरण की योग्यता, यानी साथियों चाक्षुष मतलब होता है आंखें, थोड़ा आंखों में साथियों कमजोरी हो सकती है। चाक्षुष विभेदीकरण में साथियों समस्या है स्थानिक संगठन में और चाक्षुष समन्वय में, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगमकर्ता के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि यह डाट डाट पर केंद्रित है। शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन पर, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने पर, नियमित गृह कार्य जमा कराने पर, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर। बताइए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगमकर्ताओं के रचनावादी उपागम पर बल देती है। क्यों साथियों बल देती है? क्योंकि यह किस पर केंद्रित होगी? तो साथियों यह गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर केंद्रित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं में तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। साथियों आप सभी जानते हैं 0.50 या साथियों 0.5 ये दोनों समान हैं। क्या है? समान है। लेकिन साथियों विद्यार्थी त्रुटि करते हैं कि 0.50 से 0.5 से क्या है, बड़ा है। तो साथियों इसका कारण क्या हो सकता है? क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव, संख्या रेखा पर दशमलव संख्याओं के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव, शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 41, अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना, योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना, योग, व्यकलन, गुणा और भाग। बताइए व्यकलन का मतलब साथियों होता है घटाने से। क्या साथियों? घटाने से होता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं वह योग, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, यानी योग, व्यकलन, गुणा और भाग। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? साथियों रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदी अरबी अंकों जैसी संख्याओं में लेखन में क्यों नहीं किया जाता? बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वह ऑप्शन बी हो जाएगा। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना, गुणन के गुणधर्म क्रय गुण और समूह गुण, गुणन पर आधारित शब्द समस्या, 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना। बताइए कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना कौन सी है? बताइए तो कौन सी है साथियों? गुणन के गुणधर्म क्रय गुण और समूह गुण। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44,
गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, समय का बेहतर सही सदुपयोग सुनिश्चित करना, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। बताइए, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में साथियों खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। साथियों, जो विभिन्न प्रकरण होते हैं उसके बाद अभ्यास कार्य दिया रहता है, तो उसको समावेशित करने का साथियों मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। तो साथियों उसका मुख्य उद्देश्य है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, कक्षा 1 और 2 साथियों, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। बताइए, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो साथियों गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। यानी साथियों जो कक्षा 1 और 2 में गणित पढ़ाना है वह साथियों अन्य विषयों के साथ समाकलित करके पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर साथियों 46, कक्षा में गणितीय मनोरंजात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियों संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने के लिए सहायक होते हैं। वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एक रूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। बताइए, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप और चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियों संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं। क्यों महत्वपूर्ण है साथियों ये क्रियाकलाप? क्योंकि साथियों ये साथियों प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता में संवर्धन में सहायक होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, किसी छात्र को नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। 306, 408, 4008 और साथियों 4010। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा: 30, 6, 40, 8, 408, 40, 10 पढ़ने में त्रुटि का क्या कारण है। साथियों किसी विद्यार्थी को, किसी छात्र को दी गई संख्याएं पढ़ने के लिए कहा गया। साथियों उसने 306 को क्या पढ़ा, 30, 6। उसने 408 को क्या पढ़ा, 40, 8। उसने 4008 को क्या पढ़ा साथियों, 408। और उसने 4010 को क्या पढ़ा, 40, 10। साथियों पढ़ने की इस त्रुटि का क्या कारण है? छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ लगती है। छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है परंतु उसका उपयोग नहीं जानता। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, कक्षा 1 के शिक्षक ने जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए जाते हैं। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है? संवर्धन, पृथक्करण, योग की पुनरावृत्ति या साथियों समुच्चयन? बताइए। तो साथियों यह जो है प्रणाली यह समुच्चयन से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, कक्षा 1 में अवेकस का प्रयोग ... में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। स्थानीय मान की महत्ता को समझने में, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में। बताइए कक्षा 1 में अवेकस का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता किस चीज में नहीं करता? निगेटिव पूछा है।
तो साथियों शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में सहायता नहीं करेगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन के प्राचल होंगे। कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन के प्राचल होंगे। केवल सदृश घड़ी का समय पढ़ना, अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, एएम और पीएम की संकल्पना, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना। बताइए साथियों, कक्षा 4 में साथियों समय के मूल्यांकन के प्रचाल होंगे, यानी समय, एक तरह से कहें समय की अवधारणा को पढ़ाने के लिए कौन से प्रक्रिया होगी, बताइए। तो साथियों ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 51, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण कौन सा है। साथियों कोई सरल आकृति है, उसके साथियों लंबाई और उसके किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम प्रकरण क्या है। श्यामपट्ट का तल, जियो बोर्ड, 3D सॉलिड्स के नेट्स या क्यूब्स, बताइए। तो साथियों इसके लिए सबसे बढ़िया है जियो बोर्ड, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेलियों का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं, इस गतिविधि का उद्देश्य है। साथियों एक शिक्षक आधार 10 यानी बेस 10 के आधार पर और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं, इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है। कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता को तोड़ना, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, योगात्मक आकलन करना, विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना, बताइए। तो साथियों इसका मुख्य उद्देश्य है आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ता प्रदान करना, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 53, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने के में बहुत उपयोगी है, में स्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है, बताइए। साथियों एक अशिक्षित दुकानदार द्वारा जो गणित का प्रयोग किया जाता है उसके संबंध में साथियों कक्षा में क्या करना चाहिए, वो कक्षा के लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो साथियों की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में क्या करना चाहिए, कक्षाओं में शिक्षकों को चर्चा करनी चाहिए, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित हैं। अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, सामान्य त्रुटियों को पहचानना, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, विद्यार्थी के ग्रेड यानी साथियों श्रेणी और रैंक स्थित करना, बताइए। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित कौन से हैं, तो साथियों कौन कौन से हैं, अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, खोजबीन उपागम का उपयोग करना, हस्तचालकों का उपयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, गणित की सभी पाठ्यपुस्तकों का पुनर्लेखन करना, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक देना, बताइए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो साथियों इस दृष्टिकोण को खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना और संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करके प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56,
गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। गलत, क्योंकि क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। सही, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के विषय में फीडबैक देती हैं। बताइए, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इस कथन के संबंध में आपकी क्या राय है? तो साथियों, ये कथन सही है, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार सोचते हैं या उसकी किस प्रकार रचना करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, हैदर ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं। 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है। 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किस मूल्य को बढ़ा सकता है? अन्य की सहायता करना, अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, पुस्तकों की अच्छी देखभाल या सहयोग की संवेदनशीलता। बताइए। तो साथियों, यह पुस्तकों की अच्छी देखभाल करने से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? तर्क कौशल के विकास पर, गणितीय अवधारणाओं को समझने पर गणितीय भाषा का विकास पर, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता पर। बताइए, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? तो साथियों, किस पर नहीं होना चाहिए? गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता पर इसका ध्यान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 बराबर, इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो? कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। 5 और 3 का योग क्या होगा? बताइए। ये साथियों एक संकल्पना दी गई है, 5 + 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। साथियों, इसके संबंध में मुक्त उत्तर कौन सा होगा? मुक्त उत्तर वाला प्रश्न कौन सा होगा? तो साथियों, कौन सा होगा? कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 हो। साथियों, 5 और 3 का योग 8 होगा। ये तो एक साथियों बंद उत्तर वाला प्रश्न है, लेकिन साथियों 8 दो ऐसी संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। ये साथियों मुक्त उत्तर वाला, क्योंकि साथियों आप 2 + 6 बराबर भी 8 बता सकते हैं, 5 + 3 बराबर भी 8 बता सकते हैं, 4 + 4 बराबर भी 8 बता सकते हैं। इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। बताइए, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां किस चीज में मदद करती हैं? तो साथियों, यह समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, मैथ पेडागोजी के भी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी साथियों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, क्वेश्चन नंबर 61, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। साथियों, जो बाल विकास के क्षेत्र हैं उनमें हाल ही के जो सिद्धांत है वह क्या सुझावित करते हैं कि बाल विकास किस चीज से प्रभावित होता है? आनुवांशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से या सामाजिक नीतियों से? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? साथियों, जो बालक का विकास है वह आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा से भी प्रभावित होता है और संस्कृति से भी प्रभावित होता है, साथ में सामाजिक नीतियों से भी प्रभावित होता है। साथियों, आप सभी जानते हैं जो बालक का विकास है वो आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, और शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक नीतियां ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? वातावरण के अंतर्गत आती हैं, यानी इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं। इसलिए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है, अव्यवस्थित रूप से होता है, किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है,
पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है, केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। बताइए साथियों, जो बच्चों का विकास होता है वह किस प्रकार से होता है? क्या साथियों विद्यालयीकरण का परिणाम है बच्चों का विकास? तो ऐसा नहीं है। पूरे विश्व के सभी बच्चों की साथियों जो विकास दर है वह क्या समान होती है? ऐसा भी नहीं है। सभी बच्चों की विकास दर क्या होती है? वैयक्तिक होती है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बच्चों का विकास होता है। क्या विकास साथियों अव्यवस्थित रूप से होता है, यानी अचानक होने लगता है? तो ऐसा भी नहीं है। विकास क्या होता है? एक निश्चित व्यवस्थित रूप से होता है और स्वाभाविक रूप से होता है तथा वैयक्तिक होता है, यानी वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर होता है। किसी का विकास तेजी से होता है, किसी का विकास धीमी गति से होता है, परंतु साथियों एक समान दर से सभी का विकास पूरे विश्व में नहीं होता। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, छोटे बच्चों में समाजीकरण का डॉट डॉट प्राथमिक कारक या संस्था है और डॉट डॉट द्वितीयक कारक या संस्था है। बताइए, प्राथमिक और द्वितीयक संस्था पूछी गई है बालक के समाजीकरण का। साथियों जब बालक जन्म लेता है तो वह जन्म से सामाजिक नहीं होता, बल्कि जन्म के बाद प्रथम व्यक्ति के संपर्क में आने से वह क्या होता है? सामाजिक बनता है। तो साथियों जो क्या कहते हैं समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है वह साथियों परिवार होता है। क्या होता है? परिवार होता है। और द्वितीयक संस्था क्या होती है साथियों? विद्यालय हो गया, पुस्तकालय हो गया, आस पड़ोस हो गया, ये सारी क्या है साथियों? द्वितीयक प्राथमिक वो समाजीकरण की संस्थाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? परिवार, पुस्तकालय, अभिभावकों का कार्यस्थल या आस पड़ोस, संचार माध्यम या परिवार, कानून या धार्मिक संगठन। बताइए साथियों जो प्राथमिक संस्था है वह है परिवार, अर्थात ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समाजीकरण का जो प्राथमिक कारण है वह परिवार है और द्वितीय कारक पुस्तकालय है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान तथा भविष्य के बारे में स्पष्ट समझ बना लेते हैं? साथियों जीन पियाजे ने किस चीज का सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं साथियों? 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी साथियों? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन्होंने साथियों आत्मसातीकरण जिसे समावेशन बोला जाता है और समायोजन जैसे टर्म भी दिए हैं, इनके बारे में भी बताया। पियाजे ने साथियों बच्चों को क्या कहा है? नन्हे वैज्ञानिक भी कहा। यदि साथियों आपने पियाजे का वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको उससे बहुत मदद मिलने वाली है। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान तथा भविष्य के बारे में स्पष्ट समझ क्या करते हैं? बना लेते हैं। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताइए साथियों किस अवस्था के बच्चे होंगे जो वर्तमान में और भविष्य में और बीते हुए समय के बीच क्या करेंगे? स्पष्ट समझ बना लेंगे। तो साथियों जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे होंगे, यानी साथियों जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे होंगे वह इस चीज में समझ बना लेंगे, यानी 7 से जो 11 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे होंगे वह यह समझ बना लेते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। संवेदी पेशी अवस्था साथियों 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था और अमूर्त 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? सहज क्रियाएं, स्कीमा, संकेत या संकल्पनाएं। बताइए साथियों बुनियादी निर्मितियों। साथियों घुमाया गया है क्वेश्चन को और आसान है इसका आंसर। बताइए क्या हो जाएगा? साथियों स्कीमा के बारे में किसने बताया है? पियाजे महोदय ने बताया। और साथियों स्कीमा क्या होता है? ज्ञान की प्राथमिक इकाई यानी प्रथम इकाई, ज्ञान की एक इकाई होती है, यानी बुनियादी निर्मिति की क्यों कहा गया है? क्योंकि स्कीमा जो है वह प्राथमिक होता है और प्राथमिक को ही बुनियाद ही कहा जाता है। इसलिए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चिंतन की जो बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में माना है? स्कीमा के रूप में। ऑप्शन बी। साथियों क्वेश्चन नंबर 66, लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार डॉट डॉट विकास को डॉट डॉट आकार देता है। सामाजिक विकास को आनुवंशिक कारक आकार देता है, संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देती है, या भावनात्मक विकास को प्रकृति आकार देती है, या शारीरिक विकास को संवेग आकृति देते हैं। बताइए साथियों लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति क्या करती है? आकार देता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत का क्या नाम है? तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत लेओ वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 साथियों
लेओ वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है, यानी लेओ वाइगोत्स्की महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है इसमें किसकी भूमिका पर बल दिया है? भाषा की, संज्ञानात्मक द्वंद्व की, सहज क्रियाओं की या स्कीमा की? बताइए साथियों, स्कीमा के बारे में तो किसने बताया है? पियाजे महोदय ने बताया, अर्थात ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो साथियों इन्होंने जो लेव वाइगोत्स्की महोदय थे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण माना है जिसकी भूमिका पर इन्होंने बल दिया है वह है साथियों भाषा। इन्होंने भाषा की भूमिका पर बल दिया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलवर के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? लेव वाइगोत्स्की, जीरोम ब्रूनर, जीन पियाजे या बीएफ स्किनर? बताइए साथियों। बीएफ स्किनर इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया है, अधिगम का इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे ने साथियों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जेरोम ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, और लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है। परंतु साथियों जो नैतिक विकास का सिद्धांत है लॉरेंस कोहलवर के अलावा जीन पियाजे महोदय ने भी इसके बारे में बताया है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 साथियों 69। एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए, गैर लचीला होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, अनजान होना चाहिए? बताइए। एक अध्यापक हैं, उनको अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां जो हैं उनके बारे में किस प्रकार की उनकी प्रकृति होनी चाहिए? साथियों उनकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? लचीला एवं सुनम्य होना चाहिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 साथियों। बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता के कारण, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित, बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राकलन? बताइए साथियों बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? तो साथियों जो बुद्धि लब्धि के परीक्षण है इनकी आलोचना प्रायः इसलिए की जाती है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से क्या है? ग्रसित हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर साथियों 71। जेंडर डॉट डॉट निर्मित है जबकि लिंग डॉट डॉट निर्मित है? बताइए साथियों। साथियों जो जेंडर है यह एक सामाजिक संरचना है। कैसी है साथियों? जेंडर एक सामाजिक संरचना है, परंतु साथियों जो लिंग है यह एक जैविक संरचना है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में वैयक्तिक विभिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उनको अनदेखा कर देना चाहिए, उनको मिटा देना चाहिए, दमन करना चाहिए? बताइए। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज और सुगम बनाने के लिए वैयक्तिक विभिन्नता, यानी साथियों आप वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में जानते हैं, सभी बालकों में वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, तो उनके संबंध में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो साथियों उनको महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए, उनको मिटाना भी नहीं चाहिए और उनका दमन भी नहीं करना चाहिए, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना? बताइए साथियों जो आकलन है, मूल्यांकन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या होना चाहिए? साथियों इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ को बनाना, यानी विद्यार्थी सीख रहे हैं उनकी प्रगति हो रही है सीखने में या नहीं हो रही, इसकी समझ को बनाने के लिए आकलन किया जाना चाहिए, यानी आकलन का यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, विद्यार्थियों में परस्पर अंत क्रिया को निरुत्साहित करना? बताइए साथियों कौन सी विधि है जो विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करेगी? साथियों बंद अंत वाले प्रश्न कौन से होते हैं? जैसे आपने किसी से पूछ लिया कि बताइए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, साथियों ये बंद अंत वाला प्रश्न है। परंतु साथियों खुले अंत वाले प्रश्न कौन से होते हैं? मान लीजिए आपने बच्चों से कह दिया कि आप अपने मोहल्ले की गंदगी को कैसे साफ करेंगे, तो ये खुले अंत वाला प्रश्न हो गया। अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, जो समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने वाला
पॉइंट होगा या ऑप्शन होगा वह होगा विद्यार्थियों को विचार विमर्श हेतु क्या करना, समय देना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। साथियों जो सुविधा वंचित समूह के बच्चे हैं, सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थी हैं, उनके समावेशन में किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है, रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाओं के कारण, बाल केंद्रित उपागम के कारण, रचनात्मक आकलन के कारण, या वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखना। बताइए अवरोध किसकी वजह से उत्पन्न होता है, क्या वैयक्तिक विभिन्नताएं के ध्यान रखने पर अवरोध उत्पन्न होगा, या रचनात्मक आकलन पर अवरोध उत्पन्न होगा, या बालक केंद्रित उपागम होने पर अवरोध उत्पन्न होगा। तो ऐसा नहीं है, बल्कि रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाओं की वजह से अवरोध उत्पन्न होगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है, स्केच बनाने में, वाचन में, देखने में, या सुनने में। बताइए साथियों जो पठन वैकल्य है यह प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है। तो साथियों जो पठन वैकल्य है यह स्केच बनाने में क्या करेगा, चुनौती का कारण बनेगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे लेवल का साथियों यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग नहीं है, क्रोध, प्यार, भय या स्मृति। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा है जो संवेग नहीं है। क्रोध एक संवेग है, प्यार एक संवेग है, भय एक संवेग है, परंतु स्मृति कोई संवेग नहीं है। स्मृति साथियों यानी मेमोरी होती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रतिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है, उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल, आवेगशीलता, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर। बताइए साथियों जो स्वलीन विकार से जूझते बच्चे यानी स्वयं पर लीन रहना, स्वयं से बातें करने वाले बच्चे एक प्रकार से कह सकते हैं, वह साथियों समाज में ज्यादा अच्छे से संप्रेषण भी नहीं कर पाते, ऐसे बच्चों की बात की गई है। जूझते विद्यार्थियों के प्रतिनिधिक पहचान विशेषता क्या हो सकती है, इनकी पहचान की विशेषता क्या हो सकती है। तो साथियों ये अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, मैंने अभी बताया कि यह अच्छी तरीके से संप्रेषण नहीं कर पाते, यानी संप्रेषण कौशल में क्या होते हैं, निपुण नहीं होते, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 साथियों, बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है, बुद्धि के निम्न स्तर से, बोधगम्यता का उच्च स्तर, कार्यों को आसानी से छोड़ देना, छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके कर पाने की अक्षमता। बताइए बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है, यानी साथियों दिखाई देती है। तो साथियों जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे उनका बोधगम्य स्तर क्या होगा, उच्च होगा, वह निम्न बुद्धि स्तर के नहीं होंगे, वह कार्यों को आसानी से नहीं छोड़ेंगे, वह छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके करेंगे, अच्छा अक्षमता उनमें नहीं होगी उनके ध्यान केंद्रित करने की, बल्कि वह सक्षम होंगे इस चीज में, यानी उनमें बोधगम्यता का स्तर उच्च होगा। यह इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 साथियों, विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए, सीखी गई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देने पर, पाठ्य पुस्तक से सीखने पर, संदर्भ रहित अधिगम पर, या रचनात्मक अधिगम पर। बताइए साथियों बहुत आसान क्वेश्चन है, विद्यालय जो है उनको किस पर बल देना चाहिए, क्या साथियों सीखी हुई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देना चाहिए, या यूं कहें कि जो पुस्तक पर लिखा है उसको ज्यों का त्यों छाप लेना कॉपी में, तो ऐसा नहीं। पाठ्य पुस्तकों से ही सिखाना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं। क्या संदर्भ रहित अधिगम कराना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। क्या कराना चाहिए साथियों, रचनात्मक अधिगम कराना चाहिए, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। साथियों ऐसा अधिगम परिवेश सृजित करना जिससे बालकों को क्या हो, प्रेरणा मिले, स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना, स्व आकलन हेतु अवसर देना, विद्यार्थियों में प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देना, मानकीकृत पाठचर्या का अनुसरण करना। बताइए साथियों जो मानकीकृत पाठचर्या का अनुसरण है यह एक निगेटिव पॉइंट है, विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा दे देना यह भी एक निगेटिव पॉइंट है। स्व अधिगम के लिए क्या अवसर कम कर देंगे, तो ऐसा भी आप नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, स्व आकलन हेतु क्या करेंगे, अवसर प्रदान करेंगे, जिससे बालकों में प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर साथियों 82, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है, कार्यात्मक स्थिरता के कारण, संज्ञानात्मक सुनम्यता या लचीलेपन के कारण, अपसारी चिंतन के कारण, या विमर्शात्मक
विमर्शनात्मक लेखन के कारण, यानी विचार विमर्श द्वारा किए गए लेखन के कारण। बताइए किसके कारण समस्या समाधान में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो साथियों जो कार्यात्मक स्थिरता आ जाएगी इसके कारण क्या होगा, समस्या समाधान में क्या होगा, अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 साथियों, भावनाएं डॉट डॉट अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं परंतु स्मृति पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ स्मृति को भी। ना तो अधिगम को प्रभावित करती हैं और ना ही स्मृति को प्रभावित करती हैं। बताइए साथियों भावनाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। साथियों जो भावनाएं हैं यह अधिगम को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं और साथ में साथियों स्मृति को भी प्रभावित करती हैं, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य अप्रासंगिक हो, बिना किसी चुनौती वाला हो, उनके जीवन से संबंधित हो या अमूर्त ही बहुत ही अमूर्त हो। बताइए साथियों कोई भी विद्यार्थी है वो सीखने के लिए कब अभिप्रेरित होंगे, तब होंगे जब कोई कार्य उनके जीवन से संबंधित हो, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की अनदेखी करनी चाहिए, वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। बताइए विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो साथियों इसके लिए अध्यापक को विषय से संबंधित जो शब्द जाल है इसके प्रयोग से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबद्ध करना, विद्यालयी संस्कृति से विमुखता का भाव, बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन, रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का। बताइए साथियों निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। साथियों विद्यालयी संस्कृति से जो विमुखता का भाव है इसके कारण क्या होता है, अधिगम में क्या होती है, उत्पन्न होती है साथियों, बाधा उत्पन्न होती है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल मूल्य व रवैयों के अधिग्रहण और अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या शारीरिक विकास। बताइए साथियों समाज के कौशलों मूल्यों और रवैयों के साथ अधिग्रहण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते, अर्थात साथियों इस किसकी बात हुई है, यह सामाजिक विकास की बात हुई है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण जीवन के लिए जिम्मेदार हैं, आनुवांशिक, भौतिक वातावरण या सामाजिक परिवेश। बताइए कौन से कारक हैं जो बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार हैं। तो साथियों ये तीनों कारक हैं, ये बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार हैं, यानी ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है वह क्या कहलाती है, पाठ, समाजीकरण, अधिसंज्ञान या एकीकरण। बताइए वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी, अपने अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी साथियों, यह समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 साथियों, पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं को क्या कहते हैं, निरस्ता साथियों, अनुबंधन, संतुलीकरण या अनुकूलन। बताइए उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों, जिसमें बच्चे नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने पुराने स्कीमा में बदलाव करते हैं, तो उस प्रक्रिया को साथियों संतुलीकरण या साम्यधारण कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। साथियों चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के भी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन यानी साथियों एनवायरमेंट स्टडी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पीतल जिसे साथियों ब्रास बोला जाता है
के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह कापर और जस्ता का मिश्र धातु है, कापर और टिन का समांगी मिश्रण है। बताइए पीतल के संबंध में कौन सा कथन सही है। साथियों पीतल जो है यह कापर और जस्ता की मिश्र धातु है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी साथियों जो समुद्री तट है वह बंगाल की खाड़ी पर लगती है। तो वह साथियों कौन कौन से हैं। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 93, वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में डॉट डॉट का कारण है। पुनर्वास का, स्थानांतरण का, देश प्रत्यावर्तन के या पुनः स्थापन का। बताइए वह स्थान जो दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है वहां के स्थानीय लोगों में डॉट डॉट का कारण बनता है। किस चीज का कारण बनता है साथियों। स्थानांतरण का कारण बनता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 94, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने के का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा है। ब्रोकली, सोयाबीन, काली मिर्च, स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन, दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। बताइए साथियों कौन है जिनमें साथियों विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। तो साथियों ब्रोकली हो गया, स्ट्रॉबेरी और नींबू, इन तीनों में विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल और मध्य प्रदेश। बताइए निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। तो साथियों कौन से राज्य में। केरल में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हमारे देश का भाग है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है लगभग। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। बताइए साथियों ये हमारे देश का भाग नहीं बल्कि कहाँ का भाग है साथियों, ये नेपाल का भाग है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बी और सी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 97 साथियों, साथियों माउंट एवरेस्ट के विषय में कौन सा कथन सही है। इसका साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा आप हमें थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा कंफ्यूजन है इसलिए आप हमें इसका आंसर साथियों कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। ईवीएस के पाठ्यक्रम में परिवार एवं मित्र क्या है। थीम है, उप थीम है, विषय वस्तु है या पाठ्यक्रम है। बताइए साथियों ईवीएस के पाठ्यक्रम में परिवार एवं मित्र थीम है यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 98, घटपर्णी एक शिकारी पौधा या पिचर प्लांट जिसको बोला जाता है जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा जाता है। हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का क्या नाम है। नागालैंड, मेघालय, असम या मिजोरम। बताइए तो साथियों जो घटपर्णी का पौधा है यह कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं से भिन्न है। ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। तो साथियों जो ट्रेन है ये जमीन पर चलती है, बस भी जमीन पर चलती है, तांगा भी जमीन पर, साइकिल भी, रिक्शा भी। परंतु साथियों जो जहाज है ये साथियों पानी पर चलता है। किस पर साथियों, पानी पर चलता है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जहाज हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 100, झारखंड की मुख्य फसल है गेहूं, मूंगफली, मक्का या चावल। बताइए झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है। तो साथियों चावल जो है यह झारखंड की मुख्य। साथियों क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। बिल्ली का, गिलहरी का, सांप का या बाघ का। बताइए निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का जो दांत है उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। तो साथियों वह है गिलहरी। गिलहरी के जो आगे के दांत होते हैं वह पूरी जिंदगी
बढ़ते रहते हैं। इसलिए साथियों जो गिलहरी है वह कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। ठीक इसी तरह साथियों चूहे होते हैं, उनके भी साथियों आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसलिए साथियों वह आपने उनको भी देखा होगा, वो भी कहीं ना कुछ कुतरते ही रहते हैं। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, रोनाल्डो रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डॉट डॉट शोध करने के लिए मिला। डेंगू मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, या साथियों प्लेग पिस्सुओं से फैलता है। किसकी खोज के लिए साथियों रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, बताइए किसको दिया गया। तो साथियों किसको दिया गया, मलेरिया मच्छर से फैलता है, इस बात की खोज के लिए रोनाल्डो रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, साथियों पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है, भेड़ से, ऊंट से, बकरी से या एल्पेका से, बताइए पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है। तो साथियों जो पश्मीना ऊन है यह बकरी से मिलती है। किससे साथियों, बकरी से मिलती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं, मलेरिया, निमोनिया, डेंगू या चिकनगुनिया, बताइए निम्नलिखित में से कौन से रोग हैं जो मच्छरों से फैलते हैं। तो साथियों मलेरिया मच्छर से फैलता है, डेंगू मच्छर से फैलता है और साथियों चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, निमोनिया मच्छर से नहीं फैलता। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ए, सी और डी ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं, सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए या बुस्बू के लिए, बताइए मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा क्यों मारे जाते हैं। तो साथियों जो मगरमच्छ की त्वचा होती है वह बहुत मजबूत होती है, तो साथियों त्वचा के लिए मगरमच्छों का शिकार किया जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है, यात्री संख्या का रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड या व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड, बताइए साथियों जो ट्रेन का टिकट होता है उसमें साथियों PNR नंबर दिया जाता है, वह साथियों किस चीज को दर्शाता है। तो साथियों वह यात्री संख्या के रिकॉर्ड को दर्शाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 107, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है, बेकिंग करके, गलाने से, भूनने से या जलाने से, बताइए साथियों मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो साथियों इनको साथियों बेकिंग किया जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों भूना नहीं जाता, इनका बेकिंग किया जाता है जिससे मिट्टी के बर्तन मजबूत होते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है, नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना, इनमें से बताइए कौन सा भिन्न है, नदी, पर्वत, झील या झरना, कौन भिन्न है। साथियों नदी में पानी होता है, झील में पानी होता है, झरने में पानी होता है, पर्वत में पानी नहीं होता, बल्कि साथियों पर्वत से झरना निकलता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, पर्वत इनमें से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर साथियों 109, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, बसंत गौरी, उल्लू, मैना या कौवा, बताइए पक्षियों की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। तो साथियों मैना जो है यह अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं, संथाली जनजाति, गद्दी जनजाति, गौड़ जनजाति या सहाविया जनजाति, बताइए उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश यानी भारत के मूल निवासी हैं। यानी साथियों उस जनजाति के बारे में बताना है जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। साथियों जो गद्दी जनजाति है यह हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जो गौड़ जनजाति है यह कहाँ पाई जाती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 111, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया या युगांडा। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक साथियों सीटेट का जितनी बार भी एग्जाम हुआ है कोई ऐसा एग्जाम नहीं रहा होगा जिसमें यह क्वेश्चन किसी भी साल के एग्जाम में ना पूछा गया हो, किसी न किसी शिफ्ट में साथियों पूछा ही जाता है।
साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी अर्जेंटीना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, पक्षियों की एक स्पीसीज यानी साथियों प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है, मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीसीज का क्या नाम है? कोयल, बीवर पक्षी, शक्करखोरा या वसंत गौरी? बताइए कौन सा ऐसी पक्षी की प्रजाति है साथियों जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी फिर उन घोंसलों को चेक करती है कि उनमें से सबसे अच्छा कौन सा है और उसी में फिर अंडे देती है? बताइए साथियों। तो साथियों वह बीवर पक्षी है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पैर पैसा, क्या साथियों? दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा, शक्करखोरा है, बीवर पक्षी है, मोर है या मोर है? बताइए साथियों, दो ऑप्शन सेम टाइप हो गए हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर मोर ही हो जाएगा। ऑप्शन सी और डी दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी और डी दोनों सही हो जाएंगे। साथियों आपने देखा होगा मोर की दुम यानी मोर की जो पूंछ होती है उस पर पैसे की नुमा आकृति होती है। मोर साथियों हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 114, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया लिप्टर जाता है। साथियों जो कहाँ पाया जाता है? जो पाया जाता है डॉट डॉट, यहाँ लिप्टर साथियों मिस टाइपिंग है। राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में, आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में? बताइए साथियों प्यासी भूमि का देश किस देश को कहा जाता है? साथियों ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? रेगिस्तानी ओक कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों जो रेगिस्तानी ओक हैं ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, उच्च ज्वर यानी साथियों तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है? चिकनगुनिया है, डेंगू है, मियादी बुखार है या मलेरिया है? बताइए। उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कंपकपी आना जिसका उपचार साथियों सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, यानी साथियों मलेरिया है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, जिसे साथियों दांडी यात्रा भी कहा गया, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? बताइए जो दांडी नामक स्थान है वह कहाँ उपस्थित है? तो साथियों जो दांडी नामक स्थान है यह गुजरात में उपस्थित है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों दांडी यात्रा क्यों की गई थी? साथियों नमक कर के विरोध में की गई थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 117, तमिलनाडु के निकटवर्तीय राज्य हैं कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल कर्नाटक, आंध्र प्रदेश उड़ीसा कर्नाटक, केरल आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र? बताइए तमिलनाडु के निकटवर्तीय राज्य कौन कौन से हैं? तो साथियों आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक ये सभी तमिलनाडु के निकटवर्तीय राज्य हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? आबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू या काबुल? बताइए रेत के टीले साथियों कहाँ पाए जाते हैं? साथियों रेत के टीले जो हैं ये आबू धाबी में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, तीन खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। आंवला, सेब, कद्दू, सेब, खीरा, गुड़, आंवला, पालक, कद्दू, आंवला, पालक और गुड़? बताइए आयरन की मात्रा किसमें साथियों प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? साथियों आंवला, पालक और कद्दू में, आंवला, पालक और कद्दू या साथियों आंवला, पालक और गुड़ किस में पाई जाती है? तो साथियों आंवला, पालक और गुड़ में साथियों आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, बड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है? तेलंगाना, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या साथियों गोवा, केरल? बताइए जहां के लोगों का फेवरेट भोजन है इडली, बड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी। तो साथियों यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोगों का फेवरेट भोजन है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथियों ये मॉडल पेपर नंबर 2 हम देख चुके हैं। साथियों इसके बाद हम मॉडल पेपर नंबर 3 भी देखेंगे। साथियों कुल मिलाकर हम आपको 5 से 7 मॉडल पेपर करवाने वाले हैं, जो साथियों आपकी परीक्षा की जो तैयारी है उसको मजबूती प्रदान करेंगे। एक तरह से कहें तो आपकी परीक्षा को एकदम धार देने वाले ये मॉडल पेपर होने वाले हैं। साथियों ये जो मॉडल पेपर आप कर लेंगे तो इनसे साथियों आपकी तैयारी काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगी, क्योंकि साथियों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने उनको इसमें सम्मिलित किया हुआ है। साथियों रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।